करताल ध्वनि से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। सभी लोग अपने स्थान पर उपस्थित हों। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ध्वनि का बहुत अच्छा महत्व है। ध्वनि यानी नाद, साउंड। और ऐसी एक ध्वनि का विनियोग हमारे ऋषियों ने किया। अनादिकाल से एक ध्वनि दिशाओं के पार से आ रही है। वैसे सामान्यतः हम जानते हैं कि ध्वनि जहाँ होती है, जैसे अभी ड्रम बज रहे थे, नाद हो रहा था, आपने तालियों से गूंज की तो ध्वनि से शोर होता है। लेकिन एक ऐसा नाद है जिसे हम ब्रह्मनाद कहते हैं। उस ध्वनि से शांति की प्राप्ति होती है, वो है ओमकार। आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप जहाँ बैठे हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए 3 बार ओमकार के साथ अपने तन, मन, बुद्धि को स्थिर करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। आंखें बंद करके दोनों आँखों के बीच की भ्रुकुटी पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, ब्रह्म का पूजन करते हैं, उस और दोनों आँखों का नेत्रमणि को एकाग्र करते हुए गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओमकार यानी कि ब्रह्मनाद हम करेंगे। गहरी सांस, टेक ब्रीथ इन। दोनों हाथों की हथेलियों को जोर से मलें और अपने भगवान के दिए हुए सुंदर मुखारविंद पर उसे स्पर्श करा करके अपने नेत्रों को धीरे धीरे खोलें। प्रत्यक्ष रूप से कैसा विज्ञान है हमारा कि जब हम नेत्रों को खोलते हैं तो हमें जो सामने होता है वो दिखाई देता है, और जब हम आंखें मूंद लेते हैं तो पूरे विश्व में जो है वो सब दिखाई देता है। What is the science of the spirituality? योग एंड मेडिटेशन, ये भारत ही समझ सकता है और दुनिया को समझा सकता है। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, देखिए भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि मूर्ति सामने है। क्यों? क्योंकि वह भगवान हमारे भीतर में प्रवेश करे और उनका दर्शन नहीं, सुदर्शन हम प्राप्त करें। आइए, ऐसा ही एक सुदर्शन यानी कि सुंदर दर्शन। दर्शन का एक अर्थ होता है देखना और दूसरा अर्थ होता है फिलॉसफी, दर्शन। द फिलॉसफी ऑफ लाइफ यानी दिशा फाउंडेशन। जिंदगी का दर्शन कहाँ से कैसे करना है? तो अंधेरे से तो होगा नहीं, उजालों की ओर चलना पड़ेगा। कैसा उजाला? एलईडी की लाइट या घी के दिए की लाइट से नहीं, भीतर के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करना यानी दिशा फाउंडेशन से जुड़ जाना। आइए
आप सबकी ओर से आज के हमारे जो अतिथि हैं इस पीएलसी के पब्लिक लीडरशिप कैंप के अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे दिशा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, को कन्वीनर हैं, वे उन्हें मंच की ओर लेकर के पधारें। आदरणीय श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, सांसद श्री, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अश्विन जी देसाई, वे भी मंच पर पधारें। निखिल मद्रासी जी, श्री दिनेश पटेल जी, नीरव भाई मांडलेवाला, धीरज जैन जी, अमित गज्जर जी एवं रवि भदौरिया जी से निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा अभी मैंने कहा था कि भीतर के चेतना के दीपक प्रज्वलित करने हैं तो बाहर के अंधेरों में कैसा होगा। आज भारत के कुछ भाग में, उत्तर भारत की ओर अगर आप चले जाइए, दिल्ली और दिल्ली से आगे की तरफ, तो वहाँ धुंध है, साफ दिखाई नहीं देता है। 100 मीटर 150 मीटर के आगे जाएंगे दिखाई नहीं देगा। तो क्या करते हैं, जो व्हीकल्स में हैं, अपनी कार में हैं, मोटर कार में हैं, या तो वो लोग अपनी हेडलाइट, और फिर हेडलाइट के साथ साथ अभी यहाँ ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र के लोग भी बैठे हुए हैं तो वो फॉग लैंप शुरू करते हैं। फॉग लैंप है ना। फॉग लैंप क्यों करते हैं? क्योंकि आगे धुंध है। तो धुंध को दूर करने के लिए या उसमें से भी रास्ता देखने के लिए फॉग लैंप होता है। भारतीय शास्त्रीय परंपराओं ने 5,500 वर्ष पहले हर कार्यक्रम में फॉग लैंप दिया था। उसे कहते हैं दीप प्रज्वलन। जहाँ अंधेरा है वहाँ पर उजाले की ओर ले चले। मैं आप सभी अतिथियों से निवेदन करूँगा कि आइए आज दिशा फाउंडेशन के फॉग लैंप, यानी कि जहाँ अंधेरा है वहाँ से उजाले की ओर ले चलें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। सभी आदरणीय अतिथि अपने दीप स्थान पर पधार करके दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय गोविंद काका जी, अश्विन जी एवं निखिल मद्रासी जी। शंख ध्वनि के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूंगा। शंख ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निमंत्रित करना चाहूँगा दिशा फाउंडेशन गीत के लिए श्री प्रणत जैन जी को। वे गीत प्रस्तुत करेंगे। सभी से अनुरोध है कि एक पंक्ति मैं गाऊंगा, आप साथ में दोहराएंगे।
सभी को जो डायरी दी गई है उसमें वो गीत लिखा हुआ है, आप उसमें से देखकर भी गा सकते हैं। संस्कार की ये साधना है, तू तपस्वी बनते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, एक ही माँ के लाल दुलारे, फूल उपवन के न्यारे, पूर्वज एक हमारे सबके, साक्षी गंगा धारा, विविध होकर एक है हम, यही मंत्र तू गाते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, महामंत्र ये संगठन का, शक्ति पुंज जगमाही, मातृभूमि के रक्षण हित में, तन मन धन बलिहारी, हृदय हृदय में देशभक्ति का, पावन दीप जलाए जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, भारत माँ के सुहाग सजाने, उठ बांधव ललकारी, देश शत्रु का विनाश करने, बन तू सच्चा प्रहरी, विजय का विश्वास भर के, अथक यत्न तू करते जा, शौर्य की ये तपोभूमि है, कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा, हाँ कदम निरंतर भरते जा। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रणत जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने ये गीत गाया है और हर शब्द एक एक विचार को हमें बढ़ाता है। हमारे मंच पर उपस्थित आज के इस उद्घाटन सत्र के अतिथियों का हम हार्दिक एवं भाव से स्वागत करने के लिए मैं निमंत्रित करना चाहूँगा हमारे दिशा फाउंडेशन के ग्लोबल गूगल यानी कि जिन्होंने इस विचार को हमें दिया, फाउंडर और मेंटर ऐसे दिनेश पटेल जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आज के अतिथि आदरणीय श्री गोविंद भाई धोलकिया जी, जो हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं, सफल नेतृत्व और सफल उद्योग साहसिक के अलावा बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और ईश्वर में अटूट श्रद्धा जिनकी है, एसआर के समूह के चेयरमैन स्थापक और आज मेंटर बन करके जिनका टर्नओवर कई सारी कंपनियों को मिला करके एक हो सकता है, इतना बड़ा टर्नओवर एसआर के यानी कि डायमंड फैक्ट्री का उनका जो काम है, बहुत सारे उनके व्यवसाय हैं, उनमें से मुख्यतः डायमंड यानी कि हीरे की चमक से सूरत को चमकाने वाले
और श्री राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी गुजरात में धनराशि प्रदान करने वाले गोविंद भाई ढोलकिया का हार्दिक स्वागत। दिनेश भाई पटेल जी उनका हार्दिक अभिवादन स्मृति चिन्ह एवं उपवस्त्र पहना करके करेंगे और आपकी तालियों की गूंज से उनका पुनः पुनः अभिवादन हो। आज के हमारे अतिथि विशेष श्रीमान अश्विन देसाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अश्विन देसाई जी हमारे साथ रसायन उद्योग में नवाचार और नेतृत्व के एक दूरदर्शी नेता। अश्विन देसाई कंपनी के संस्थापक, प्रमोटर एवं प्रबंधक निर्देशक हैं, जिनके पास विशेष रसायन उद्योग में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने ICT मुंबई, पूर्व में UD सिटी में रसायन अभियांत्रिकी में स्नातक की पढ़ाई की है और उन्हें प्रतिष्ठित अलमुनाई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। एथर में वे समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और R&D, उत्पादन और उन्नत रासायनिक अभियांत्रिकी समाधानों, जिसमें सतत प्रतिक्रिया और फ्लो तकनीकी शामिल है, और उनका वे नेतृत्व करते हैं। अश्विन देसाई जी हमारे बीच में, उनका अभिवादन करने के लिए मैं नीरव मांडलेवाला जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे दिशा फाउंडेशन के कन्वीनर हैं। वे उनका हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करेंगे। उनका अभिवादन हो रहा है। आप में से कितने लोग जानते हैं अश्विनी शब्द का अर्थ क्या होता है? यह संस्कृत का शब्द है। अश्विनी शब्द का अर्थ होता है गति, प्रकाश, घोड़ों का नेतृत्व करने वाला, यानी कि गति देने वाला व्यक्ति अश्विनी है। और हमारे जो 27 नक्षत्र है उसका पहला नक्षत्र भी अश्विनी नक्षत्र है, और देवताओं के वैद्य का नाम भी अश्विन है, और हमारे बीच में आज उपलब्ध है, यानी कि गति भी है, प्रकाश भी है। फिर से एक बार जोरदार तालियों से अश्विन देसाई जी का। हमारे मुख्य मेहमान हमारे शहर के बहुत जाने माने वक्ता, प्रवक्ता, मोटिवेटर, नेतृत्व, सफल नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे आज के अतिथि निखिल मद्रासी जी हमारे बीच में उपलब्ध है। उनका संक्षिप्त परिचय। दक्षिण गुजरात के वाणिज्य और समुदाय नेतृत्व करते हैं, यानी कि सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नेतृत्व में हैं आप लगे हुए हैं। सूरत के एक जाने माने व्यावसायिक नेता हैं, पेज 3 मैगजीन के निदेशक भी हैं, और कई दशकों से SGCCI में विभिन्न पदों पर रह कर के आपने योगदान दिया है। आपको सुनना भी एक अनन्य लाभ करता होता है। तो ऐसे निखिल जी का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करने के लिए मैं धीरज जैन जी, जो इस वर्ग के अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा वे उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करें, स्मृति चिन्ह एवं उपवस्त्र पहना। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। जिस परिसर में हम आज अपनी 10 दिशाओं को ढूंढने के लिए इस सभागार में बैठे हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रस्टी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग मिला है ऐसे श्रीमान अमित गज्जर जी, उनका भी थोड़ा परिचय मैं आपसे करवा दूं। श्री अमित गज्जर जी का परिचय इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि कई सारे युवा यहाँ बैठे हैं और वे भी एक युवक हैं। द मिलेनियम स्कूल के स्थापक, निर्देशक, विभिन्न पहलुओं के माध्यम से समाज के उत्थान में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और 100 वर्ष पुराने एक ट्रस्ट के प्रबंध समिति में भी सेवा देते हैं, जैसा कि आप सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी का नाम सुना होगा। और केजी से पीजी तक का 40 से अधिक संस्थानों का संचालन जो ट्रस्ट करता है, उसकी प्रबंध समिति के आप सदस्य हैं। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के आप चेयरमैन हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं।
ऐसे हमारे मित्र श्री अमित गज्जर जी का अभिवादन एवं स्वागत करने के लिए रिद्धि बाग, हमारे कार्यकर्ता दिशा की रिद्धि बाग से मैंने निमंत्रित करना चाहूँगा कि वे श्रीमान अमित गज्जर जी का स्वागत एवं अभिवादन करें। बहुत सुंदर विद्यालय बनाया है, आप लोगों ने देखा ना यहाँ परिसर। इसमें कहेंगे कि आर्किटेक्ट भी यही है, इंजीनियर भी यही है, सिविल इंजीनियर भी इसके यही है, और इसके रख रखाव का यानी कि मैनेजमेंट का काम भी यही करते हैं। और जो कभी मिट नहीं सकता उसी को कहते हैं अमित, और गज्जर वही होता है जो निर्माण करता है। वैसे अतिथियों का स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष होता है, लेकिन आज इस समूह को, इस वर्ग के माध्यम से आने वाले 25, 30, 50 सालों में देश को किस और ले जाना चाहिए, चिंतन और मंथन करने का एक प्रयोग जिन्होंने सोचा, ऐसे एक विरल व्यक्तित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता से लेकर के आज हमारे बीच में सूर्य की भांति, सूर्य इसलिए कह रहा हूँ कि उनके नाम का अर्थ भी तो सूर्य है, दिनेश पटेल जी का भी मैं परिचय कराना चाहूँगा, जो इस दिशा फाउंडेशन के फाउंडर हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक समर्पित मार्गदर्शक और युवाओं के सशक्तिकरण के अग्रदूत श्री दिनेश पटेल जी, दिशा फाउंडेशन के संस्थापक और अद्भुत विचार, हर पल नया सोचते हैं। उम्र से और अनुभव से क्या लेना देना है ऐसा कोई बोले अगर, तो मैं कहूँगा कि दिशा फाउंडेशन के हमारे अमिताभ बच्चन हैं दिनेश जी। दिनेश पटेल जी दिशा फाउंडेशन के दूरदर्शी संस्थापक। 2011 में इन्होंने इसकी स्थापना ज्ञान, कौशल्य और मजबूत मूल्यों के माध्यम से युवाओं का सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई। एक प्रसिद्ध समाजसेवी, मार्गदर्शक एवं वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। नेतृत्व, चरित्र और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए हमेशा युवाओं के साथ वे बैठकें करते हैं। जिनके बाल अभी सफ़ेद नहीं हुए हैं, वास्तव में उन्हीं के साथ वो बैठते हैं। जिनके हो चुके उनके साथ वो कम बैठते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बालों से परिपक्व तो कोई भी हो जाएगा उम्र के साथ, लेकिन विचारों से परिपक्व बनाने के लिए मुझे समाज में काम करना है। ऐसे दिनेश जी का अभिवादन करने के लिए मैं को कन्वीनर रवि भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करें। भास्कराय नमः, रवये नमः, दिनेशाय नमः, ऐसे कहते हैं। सूर्य के ये नाम है, सूर्य नमस्कार में सभी नाम आ जाते हैं। इसी दिशा फाउंडेशन की दिशाओं को प्रशस्त करने के लिए, क्षितिजों को विस्तरित करने के लिए हमारे साथ युवाओं का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही नवयुवक व्यवसायी नीरव मांडलेवाला जी, जो इस PLC के संयोजक हैं, उनका परिचय मैं आपको कराऊं। नीरव मांडलेवाला जी युवा विकास के एक गतिशील शक्ति नीरव जी हैं। PLC के लिए सतत निरंतर कार्यरत, और संयोजन के लिए उनके पास एक बहुत बड़ा विचार है। किसी को भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, किसी से भी आधी रात को जगा करके काम करा सकते हैं। ये नीरव जी की खासियत है। नीरव शब्द का अर्थ होता है शांति, जहाँ शोर ना हो, लेकिन वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ युवा शोर करने लगते हैं काम करने के लिए। ऐसे नीरव जी का हार्दिक अभिवादन करें। आप सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जेन नेक्स्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, और युवा अनस्टॉपेबल में, जहाँ मेरा पहली बार उनसे परिचय हुआ था, युवा अनस्टॉपेबल में, आज से करीब 20 साल पहले। मैं वैसा का वैसा ही हूँ, आप बड़े हो गए। ऐसे डायरेक्टर हैं। ऐसे नीरव जी का हार्दिक अभिवादन करने के लिए मैं हर्ष बोपचे जी को निमंत्रित करूंगा। हर्ष बोपचे हमारे कार्यकर्ता नीरव मांडलेवाले जी का स्वागत करेंगे। युवक वो होता है जो कभी रुकता नहीं है, और इनके फाउंडेशन का नाम भी है युवा अनस्टॉपेबल। तो इसलिए ये नीरव जी का हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे ही कार्यकर्ता हैं
धीरज जैन सर, वरिष्ठ कार्यकर्ता, दिशा फाउंडेशन के शुरुआती दौर से लेकर के आज तक वो लगे हुए हैं। महिलाओं और सज्जनों, खास करके धीरज जैन जी जो हमारे बीच में हैं, वो दिशा फाउंडेशन में समर्पित वरिष्ठ कार्यकर्ता और पब्लिक लीडरशिप कैंप के आज के ये जो चलने वाले कार्यक्रम हैं 3 दिनों के, उसके वर्ग के अधिकारी हैं। अधिकारी शब्द का अर्थ कौन जानते हैं? युवाओं में से जरा हाथ ऊपर करिए। अधिकारी का अर्थ क्या? 1 2 3 4 5 लोग जानते हैं। ऑफिसर है ना, यही जानते हैं ना? नहीं, जो अधिक कार्य करे वह अधिकारी है। ऐसे हमारे धीरज जी का हार्दिक अभिवादन करने के लिए हर्ष पंड्या जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करें। हर्ष पंड्या जी उपवस्त्र पहना करके। जहाँ धीरज होती है ना, वहीं हर्ष होता है, खुशी वहीं होती है ना? उतावले में कुछ नहीं होता है, शोर शराबा हो जाता है। इसीलिए देखो कैसा सुबह समन्वय है, जहाँ धीरज है वहाँ हर्ष है। ऐसे ही हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता का मैं परिचय कराऊंगा, रवि भदौरिया जी। एक गतिशील युवा नेता, PLC 4 के सह संयोजक, समर्पित युवा नेता हैं। प्रतिवर्ष सूरत के 100 से अधिक युवा व्यक्तियों को विभिन्न पहलुओं के माध्यम से मार्गदर्शित करते हैं, दिशा दर्शित करते हैं। पब्लिक लीडरशिप कैंप की अवधारणा और कार्यान्वयन में प्रमुख टीम के सदस्य के रूप में शहर के युवाओं को जोड़ने और सशक्त बनाने का सक्रिय कार्य करते हैं। उनका अभिवादन हर्षिल रामाणी करेंगे। हर्षिल रामाणी बाय श्री रवि भदौरिया। दिनेश कभी कभी सूर्यास्त की तरफ होते हैं ना, तो थोड़े और सिंदूरिया रंग के हो जाते हैं, तो क्या करें, फिर दूसरी सुबह रवि उदय हो जाता है। इसलिए हमने दिनेश जी को भी रखा और रवि को भी रखा। बजाइए ना, आपको अच्छा लगा था। थोड़ा लंबा परिचय हुआ होगा, समय लिया होगा, लेकिन सबके बारे में जानना जरूरी है। और व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसका परिचय छोटा होता चला जाता है। और ऐसे ही आने वाले दिनों में केवल नाम से आप लोग पहचाने जाएंगे। आप सबका परिचय यही है कि आप दिशा के आने वाली पीढ़ी के लीडरशिप लेकर के चलने वाले हैं। आप सबका भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए, नीरव मांडलेवाला जिनका परिचय अभी मैंने दिया है, शब्दों से, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से उन्होंने जो किया है, इसके साथ साथ आगे क्या करना चाहते हैं, दिशा फाउंडेशन क्या है, इसका एक स्लोगन है, सर्वभूत हिते रताः। आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि ये सूत्र कहाँ से लिया गया? एक व्यक्ति को, श्रीमद् भगवद गीता में इसका 2 बार उल्लेख है। एक बार है अध्याय 5 में और एक बार है अध्याय 12 में। 2 बार इसका प्रयोग भगवान ने किया है। सर्वभूत हिते, सबका कल्याण। पर कैसे होगा, नीरव मांडलेवाला जी बताएंगे। आइए उनका स्वागत करें। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सोच के साथ आज सशक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आज हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तब आप सबको विनती करूंगा कि अपने दोनों हाथ उठा के, मुट्ठी बांध के हम सब एक साथ भारत माता की जय घोष का नारा लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पब्लिक लीडरशिप कैंप 4.0 दिशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा के सांसद, हमारे मार्गदर्शक और SRK के फाउंडर ऐसे गोविंद भाई ढोलकिया जी, हमारे प्यारे गोविंद काका, हम सबको जिन्होंने मार्गदर्शन देके राष्ट्र निर्माण के लिए हम सबको जिन्होंने तैयार किया हुआ है, ऐसे दिशा फाउंडेशन के हमारे मार्गदर्शक, हमारे वडील, हम सब के प्रिय
दिनेश भाई पटेल, जिन्होंने हमारे देश को रसायन क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करवाई, ऐसे एथर इंडस्ट्रीज के फाउंडर अश्विन भाई देसाई जी, दी सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट निखिल भाई मद्रासी जी, जिनका सहयोग, और हम कह सकते हैं कि जिनके सहयोग के बिना हम आज ये स्थल के ऊपर ये कार्यक्रम ना कर सकते, जिन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया, ऐसे मिलेनियम स्कूल के फाउंडर और सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अमित भाई गज्जर जी, पब्लिक लीडरशिप कैंप 4.0 के सह कन्वीनर जो सतत पिछले 4 महीनों से इस कार्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, ऐसे रोहित तिवारी जी, दिशा फाउंडेशन के डायरेक्टर रवि भदौरिया जी, इस वर्ग के वर्ग अधिकारी धीरज जैन जी, उपस्थित महानुभाव और उपस्थित आप सभी PLC 4.0 के डेलीगेट्स, आप सभी का दिशा फाउंडेशन की ओर से मैं स्वागत करता हूं। दिशा फाउंडेशन की शुरुआत जैसे दीपक जी ने बताया 2011 में हुई। दिनेश जी 2011 के पहले मुंबई स्थित थे, डायमंड का व्यवसाय था, डायमंड के थे, वे व्यापारी थे। उन्होंने अपना एक ध्येय तय किया कि 40 साल की उम्र के बाद मैं व्यवसाय से रिटायर होके व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के लिए उनको काम करना है, और तभी से उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं के ट्रेनिंग करने का उन्होंने कार्य शुरू किया। 2011 में सूरत में आके उन्होंने दिशा फाउंडेशन की शुरुआत की। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गिव मी 100 यंग एनर्जेटिक यंग लीडर्स, यंग यूथ एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। इस बात को उन्होंने लेके दिशा फाउंडेशन ने 2023 में पब्लिक लीडरशिप कैंप की शुरुआत की। पब्लिक लीडरशिप कैंप 1, 2 और 3, उसकी थीम थी सामाजिक नेतृत्व। वे 3 सालों के अंदर अलग अलग वक्ताओं ने आके आप जैसे युवाओं का प्रशिक्षण किया, जैसे कि एस जयशंकर जी, मनसुख मांडविया जी, हर्ष संघवी जी, पूर्णेश मोदी जी, विक्रांत तोमर जी, निखिल यादव जी, जयंती रवि जी, गुरु प्रकाश पासवान और ऐसे अन्य वक्ता। पब्लिक लीडरशिप कैंप 4.0 की बात करें, गोविंद काका, ये देश में एक पहला ऐसा कैंप होगा कि जो सशक्त भारत के निर्माण के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए इस बार का कैंप रखा गया। अश्विन जी, मैं बताना चाहता हूं कि ये कैंप के लिए हमने 126 स्पीकर को इनविटेशन भेजा, उसमें से बैठ के हमने चयन किया, उसमें से हमने 18 स्पीकर्स हम लोग के तय हुए। ये कैंप के लिए 120 से ज़्यादा कॉलेजों में जाके हमारी युवाओं की टीम ने, दिशा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 120 से ज़्यादा कॉलेज में जाके आउटरीच प्रोग्राम किए। आउटरीच प्रोग्राम अंतर्गत 15,000 से ज़्यादा युवाओं को इस कैंप के साथ जोड़ा गया। इन 15,000 युवाओं के साथ 2,000 बिजनेस प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को जोड़ा गया, और उसमें से 1,000 के से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आया और फक्त 100 युवाओं का चयन किया गया। और यहाँ पे ये वही 100 चेंज मेकर हम कह सके, ऐसे युवा हमारे लिए। ये 100 युवाओं में से 50% ऐसे युवा है जो अपने फाइनल ईयर का अभ्यास कर रहे हैं, और 50% ऐसे युवा है जो अपने बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डायमंड वाला है, कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ है। इस साल के हमने इस पब्लिक लीडरशिप कैंप के 4.0 में हमने जो विषय लिए हैं वो है टेक्नोलॉजी एंड AI इन बिजनेस, अपॉर्चुनिटी इन आत्मनिर्भर भारत, MSME, रोल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, फ्यूचर ऑफ भारत इकोनॉमी, बिजनेस साइकोलॉजी, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स,
और इन्हीं विषयों के ऊपर 3 दिन अध्ययन किया जाएगा और इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो जो सबसे ज़रूरी है वो है एक्सपोर्ट। हमने ये कैंप के साथ एक स्पेशल एक्सपोर्ट का भी एक वर्कशॉप रखा गया है और हमें विश्वास है कि इन 3 दिनों में उपस्थित सभी युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा और वे भी आने वाले दिनों में राष्ट्र निर्माण के लिए अपना कार्य शुरू करेंगे और इस कार्य में जुड़ेंगे। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नीरव जी। कुछ दिशाएं खुल गई होगी आप लोगों की इन सब चीज़ों से कि क्या होने वाला है, क्यों आपका चयन हुआ। चयन उनका होता है जो चाणक्य बनने की क्षमता रखते हैं। आप चाणक्य हो कल के, जो दूसरों को राजा बना सकता है। किंग मेकर बनना है आपको, पथदर्शक बनना है। और हमारा सौभाग्य है आज गोविंद काका कि सुरेश प्रभु जी, प्रभु आज हमारे बीच में नहीं है और जब प्रभु जी नहीं आते हैं प्रत्यक्ष, तब वो किसी न किसी गोविंद को भेज देते हैं। मैं प्रभु जी को आभासी बैठक के लिए निमंत्रित करना चाहूँगा। वो प्रत्यक्ष पूरा कार्यक्रम अभी देख रहे हैं और अभी 2-3 मिनट में हमारे साथ ऑनलाइन हमारे साथ संवाद के लिए तैयार हैं। मैं एक बार करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा जो मंचस्थ महानुभाव है, क्योंकि ऑन स्क्रीन आएंगे सुरेश प्रभु जी, तो आप सब लोग प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें और उन्हें भी हम संवाद के रूप में जोड़ दें। तो हमारे अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच के आगे की बैठक में स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे दिशा फाउंडेशन के कार्यकर्ता जो है वो इस व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। सुरेश प्रभु जी ऑनलाइन आ रहे हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि आज आ गए ना, यस, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, पूर्व वाणिज्य मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में 2014 से और सनदी लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उस प्रबंधन समिति के भी सदस्य रहे ऐसे आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी का आइए जोरदार तालियों से दिशा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करें। यस सर। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री गोविंद जी झुलरिया, राज्यसभा सांसद और एथर इंडस्ट्रीज के फाउंडर श्री अश्विन भाई देसाई और अन्य गणमान्य नागरिक। मैं ज़्यादा श्री दिनेश जी पटेल दिशा फाउंडेशन के मार्गदर्शक और संस्थापक हैं। ज़्यादा समय लेते हुए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और ऐसे नौजवानों को मिलने का मौका दिया कि जो आने वाले दिनों में हमारे राज्य के, हमारे देश के, सूरत शहर का नेतृत्व करेंगे और हम सबको उनके कार्य से एक और नई ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे। ऐसे लोगों को संबोधित करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे हमारे दिनेश पटेल जी साहब जो है
उनसे मैंने अनुमति ली और उनको कहा कि आप इस कार्यक्रम में न आने के लिए मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कार्यक्रम व्यस्त हूँ उनके बारे में मुझको बताया था। और साथ ही में इसलिए भी आप मुझे अनुमति दीजिए कि इस कार्यक्रम में मैं ऑनलाइन आपसे ज्वाइन करूँ। वैसे मैं मेरे युवा मित्रों को कहना चाहता हूँ कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने मुझे रेल मंत्री बनाया और उस समय देश में 8,500 रेल स्टेशन है और हमने देश के इतिहास में पहली बार एक बड़ी मात्रा में रेल में सुधार लाने की शुरुआत की थी। इसलिए बड़ी मात्रा में बदलाव भी आ रहे थे, इसलिए सब जगह में कुछ ना कुछ, हर रेलवे स्टेशन पे कुछ ना कुछ काम हो रहा था। तो सब लोग मुझे कहते थे आप यहाँ आइए, तो मैंने कहा आप कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए कि एक ही 8,500 स्टेशन पे एक ही समय आ सके। जब तक ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती तब तक मैं आपसे विनती करता हूँ कि मैं ऑनलाइन प्रोग्राम करूँगा। होता है ऑनलाइन की शुरुआत हुई कोविड के बाद में, 2020 के बाद, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय हमने वो एक नई कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसका लाभ ये हुआ कि एक ही समय हम बहुत सारे अलग अलग राज्यों में एक ही समय कार्यक्रम, मैं दिल्ली में था लेकिन हर राज्य के मुख्यमंत्री, वहाँ के मंत्री, वहाँ के सम्मानीय सांसद सब लोग उपस्थित हुआ करते थे। इसलिए इस कार्यक्रम में आने के लिए ये जो मौका मिला इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए भी मुझे दिनेश पटेल साहब ने जो अनुमति दी उसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम में जैसे अभी आपने बताया कि एक हमारे यहाँ के, जिसको हम सही माने में एक बहुत सालों से जानते भी है और उनसे हम बहुत अच्छी तरह से उनका कार्यक्रम में परिचय है, हमारे पूर्णेश भाई मोदी जी विधायक, शायद वो भी आ रहे होंगे। हमारे पद्मश्री सवानी साहब भी शायद कार्यक्रम में आने वाले थे, किरण हॉस्पिटल के, वो भी शायद यहाँ पर मौजूद होंगे। जसवी वखारिया साहब भी आने वाले थे, शायद उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ होगा, इस समय मानता हूँ। लेकिन आप सबको मैं विनती करता हूँ कि ये जो कार्यक्रम का आयोजन है, दिशा फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका नाम ही है दिशा दिखाने, दिशा फाउंडेशन। दोनों शब्द जो है अलग है लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अर्थ है। एक तो दिशा देने का काम बहुत गलत लोग करते हैं, तो कुछ लोग गलत दिशा दिखाने का काम बहुत सारे लोग करते हैं, सही दिशा दिखाने का काम बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए दिशा का काम यह है कि सही माने में मार्गदर्शन करना। मैं आपको कहता हूँ मेरे युवा सभी साथियों को कि सही दिशा न दिखाने से जो नुकसान जिंदगी में होता है उसका हम अनुमान नहीं कर सकते, और सही दिशा मिलने के बाद जो लाभ होता है वो भी हम कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग, अभी तो बहुत कम हुआ लेकिन एक 20, 40, 50, 60 साल पहले जो भी बड़े बड़े एक्टर्स के नाम हम सुनते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स, वो मुंबई में आते थे और मुंबई में उनको लगता था आने के बाद हर स्टार बन ही जाएंगे। 1000 लोग आ गए तो एक किसी की भाग खुलता था, लेकिन जो जिसका भाग खुल गया उसको क्या, किसके कारण खुल गया, उसको सही दिशा दिखाने का काम किसी ने जिसने किया, उसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ी मात्रा में एक उनको लाभ हुआ। तो मुझे लगता है कि हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी एक लाभ है कि जिसको एक दिशा मिली वो सही रास्ते पे चला। और फाउंडेशन का भी मतलब है, फाउंडेशन तो हम ट्रस्ट को फाउंडेशन कहते हैं, लेकिन मैं उसको अलग नजरिया से देखता हूँ कि फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, बहुत बड़े टावर्स बनते हैं, 100 माले तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये बड़े टावर्स, फाउंडेशन नहीं होगा तो टावर क्या रह सकते हैं। तो फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों चीज करने का काम दिशा फाउंडेशन, उसका धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हमारे गोविंद भाई ढोलके साहब भी आए हैं, और ये काका जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि वैसे तो है अमरेली के, और वैसे अमरेली के बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं। अभी दिलीप भाई संधानी भी, जो भी मेरे साथ में सहकारिता क्षेत्र में बड़े लंबे समय से मेरे साथी रहे, हमारे पुरुषोत्तम भाई भी, जब मैं मंत्री था वो राज्य मंत्री रहे, तो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ के आते हैं। तो मुझे लगता है अमरेली में कुछ ऐसी कुछ खास बात होगी, उसकी मिट्टी लेके आना चाहिए, वो भी घर में रखूंगा तो कम से कम मैं काका जैसे कब एक दिन, अभी तो मेरी उम्र भी हो गई, अभी बनने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को दूंगा तो उसको भी माथे पे लगेगा तो भी बड़ा हो सकता है। लेकिन काका जी वहाँ तो जन्म तो हुआ, लेकिन उन्होंने सूरत आके, सूरत की सूरत तो बदली है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सूरत की सूरत बदली, लेकिन उन्होंने
एक ऐसी दिशा आप सबको दिखाई है, जो कैसे देखा जाए तो उनका जीवन ही आप सबको प्रेरित करेगा कि क्या एक आदमी कर सकता है, वो करने के लिए किस तरह से रास्ते पे चलना चाहिए। मुझे लगता है उनका मार्गदर्शन हम सबको बहुत मात्रा में प्रेरित करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ आज की हमारी जो बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सामने जो है कि जानकारी तो बहुत मिलती है। There has never been a time when so much information was available to any generation in the past generation. Never. अभी कोई भी चीज की इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि डॉक्टर भी परेशान होते होंगे। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कहता है मेरे को जरा हेडेक है, तो डॉक्टर बोलेगा कहाँ है, क्या सिम्टम्स है। उससे पहले वो डॉक्टर को और 10-20 चीज बताएगा कि इसके लिए मुझे लगता है ये मेरा जो ब्रेन में कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन इसके मेनिंजाइटिस के कारण हो सकता है। तो डॉक्टर बोलेगा वो आपने कुछ मेडिसिन की पढ़ाई की? नहीं, मैं इंटरनेट की पढ़ाई अच्छी तरह से करता हूँ। तो डॉक्टर भी परेशान होगा, मैंने खामखा 6-7 साल पढ़ाई करने में बिताए, मैं भी इसी तरह से जानकारी मिल सकता था। लेकिन वो जो जानकारी हमें दी जाती है ये बहुत जानकारी और वैल्यूएबल भी है, लेकिन उसमें कमी है। एक कमी है कि उसके साथ विजडम जो होना चाहिए वो कम है। हमारी जनरेशन में 50-60 साल 100 साल पहले इंफॉर्मेशन कम थी, लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन कम थी अपने को अपना दिमाग यूज करना पड़ता था। दिमाग तो सबके पास होता है, लेकिन हमारी इसमें क्या बदलाव हम कर सकते हैं कि हमारी माता ने पिता ने हमको जो शिक्षा दी थी, हमारे जो पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक है उन्होंने हमको जो इस तरह से दिशा दिखाई थी, उसको सोचते समझते हमने काम करने की शुरुआत की। तो आपको मैं पहली बात ये कहूंगा कि देखिए भैया, आजकल बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा इज अवेलेबल ऑफ प्लेंटी कि ये प्रॉब्लम इज ऑफ प्लेंटी। देयर वाज अ टाइम देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। जब मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की तो मेरे पिताजी की इच्छा थी, इसलिए मैं सीए बना। वैसे तो मुझे लॉयर बनना था, मैंने लॉ भी किया, लेकिन सीए बना क्योंकि मेरे पिताजी की इच्छा थी। उस समय मेरे पिताजी ने और एक बात की कि आप अभी जाइए यूएस में, वहाँ एमबीए करिए। तो मैंने कहा मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं। बोलता नहीं आप करिए। तो मैं उस समय, आपको हैरानी होगी इस बात को सुनते हो, टाइम हमारे काका अब उससे अच्छी तरह से परिचित होंगे, मैं बात कर रहा हूँ 1976 के आसपास की, मैंने 50 साल पहले की। उस समय डॉलर 5 या 6 रुपये, तो इसलिए जाने में 40,000 रुपये चाहिए थे। तो मैंने कहा मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, उससे कमाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सीए बन ही गया था, और फिर जाऊंगा। तो मेरे 1000 क्लाइंट हो गए उस समय में, तो अभी जा नहीं पाए। लेकिन उस समय क्योंकि मेरे पिताजी की ऐसी ख्वाहिश की इच्छा थी, तो मैं जानकारी लेने की कोशिश कर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अभी आपको मैं बात कहूंगा तो आप हंसेंगे, ये जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स से इंफॉर्मेशन सर्विस करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पे जाके हम लोग बुक किताब पढ़ते थे। अभी जो जानकारी आपको आपके मोबाइल पे मिलती है वो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं। तो लेकिन आज आपको एक बड़ा लाभ है, एक बड़ी मात्रा में जानकारी भी है, लेकिन साथ ही में क्योंकि जानकारी से हम गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। आजकल आपने पढ़ा होगा कि एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर मुंबई में, उनको 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, चुना लगाया गया, क्योंकि उनको कहा कि आपको अरेस्ट किया, डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड था, डिजिटल फ्रॉड था। उन्होंने बोला आपको डिजिटल अरेस्ट किया है क्योंकि आपके नाम पे कोई गलत बैंक अकाउंट चल रहा है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। तो बोले मेरा तो अकाउंट नहीं। फिर उसको कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए गए, वो बेचारे डर गई और ये हो गया। तो आपके मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी जानकारी के कारण, क्योंकि इट्स सो इजीली एक्सेसिबल, इजीली पीपल गेट ड्यूप्ड आल्सो। तो आपको इसके बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किस तरह से हमें जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए और गलत जानकारी से किस तरह से बचना चाहिए। लेकिन ये दिशा फाउंडेशन का जो आज कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि इसका एक उद्देश्य यही है कि किस तरह से आने वाले दिनों में हमें आप जैसे युवा लोगों को एक बड़े नेता किस तरह से बनना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक आदमी ने मुझे कहा था कुछ समय पहले कि आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपको गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन देश चलाने के लिए आपको कोई ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, कोई लाइसेंस चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है नेता बनाने के लिए जो काम करने की आवश्यकता है
इसीलिए मुझे लगता है दिशा फाउंडेशन ने कार्यक्रम किया है कि किस तरह से आने वाले समय में सिर्फ देश चलाने के लिए नेता की जरूरत नहीं है, देश के साथ समाज को चलाने वाले के लिए भी लोगों की जरूरत है। इसलिए सामाजिक संस्था चलाने के लिए, देश में राजकीय नेतृत्व कराने के लिए, ये सभी चीजों के लिए एक नेता ने पुराने स्टाइल का नेता हुआ करता था कि पता चले नेता है, लेकिन ऐसे नेता की जरूरत नहीं है। आज हमें किस तरह से सामाजिक समस्याएं, देश की चिंता है और साथ में देश की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए आप सबको ऐसी शिक्षा, ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि जिसके कारण आप आने वाले दिनों में 10 साल 20 साल के बाद आप जो भी क्षेत्र को चुनेंगे उसमें आप नेतृत्व करने की क्षमता पा पाएंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया और मुझे लगता है कि आप जैसे युवा लोगों के बहुत आप भाग्यशाली हैं। हमारे समय में ऐसे कोई कार्यक्रम करने वाली संस्था होती भी होगी, लेकिन हम उससे परिचित नहीं थे, जाने का मौका भी नहीं मिला। इसके लिए मेरे जैसे गलत आदमी को 10 बार 11 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहने का मौका, ट्रेनिंग भी नहीं, फिर भी मैं बन गया अटल जी के साथ में 6 बार से और मोदी जी के साथ में विदाउट एनी ट्रेनिंग। आई विश आई हैड ट्रेनिंग फ्रॉम दिशा फाउंडेशन, तो मैं कुछ अच्छा भी काम कर पाता। लेकिन देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी आपके सामने एक चुनौती भी है और आने वाले दिनों में एक बड़ा लाभ भी आप ले सकते हैं कि आपको ये जो ट्रेनिंग 2 दिन 3 दिन आपको मिलेगी और लगातार दिशा फाउंडेशन कार्यक्रम करते ही जाती है, तो इसके आधार पर आप कुछ ऐसी चीज है दे विल बी कॉमन इन ऑल अवर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि जिसमें देश के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। किसी भी हालत में हमको देश के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जैसे वी नेवर सेल और मदर, सो वी शुड नॉट सेल और मदर लैंड ऑल्सो, ये तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक स्ट्रेंथ वी हैव टू, बेसिक क्वालिटी वी हैव टू इनकलकेट विद इन आवरसेल्फ। और उसके साथ साथ इट्स अ टाइम फॉर यू टू चूज व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ। Nothing wrong in going into politics. You want to be a politician? No problem. Then you have to get a particular type of thinking. You must know the history of India. You must know the challenges of the world. You must know the technology, because all the governance now will be decided by technology. If you don't want to be in politics, nothing wrong in that. You could be a social worker. Like for example, RSS is world's biggest voluntary organization. There is no bigger NGO in the world than RSS. The amount of work RSS does is mind-boggling. So, एक सामाजिक क्षेत्र में, और RSS का राजनीति से वैसे कोई ताल्लुकात भी नहीं है। वैसे मोदी जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी, LK आडवाणी साहब, ऐसे बहुत सारे लोग, अमित शाह जी, वो RSS में थे, बाद में बीजेपी में आ गए, राजनीति में आ गए। लेकिन सभी RSS के लोगों का कोई राजनीति से संबंध भी नहीं रहा, लेकिन समाज को बदलाव लाने का काम वो लोग करें। तो आपके युवा लोगों के लिए एक तो राजनीति एक क्षेत्र है, लेकिन कोई एक क्षेत्र नहीं है, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिससे आप समाज सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि देश की रक्षा करने के लिए आपको कोई वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अ यूनिफॉर्म सोल्जर टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। यू विदाउट वेयरिंग यूनिफॉर्म यू कैन एक्चुअली मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र से भी आप बड़ी मात्रा में देश को और समाज को आगे लाने का काम कर सकते हैं। इसलिए आज का जो दिशा फाउंडेशन है, एज अ सेड लाइक अ फाउंडेशन कोर्स, कि आप क्या बनेंगे वो आप तय करेंगे, लेकिन जो भी आप बनेंगे इसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आपको आत्मसात करने की जरूरत है, इसका मार्गदर्शन आप अगले 3 दिन में आपको मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ इसी तरह से आपको आने वाले दिनों में एक ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए कि जिसपे आप पूरी मात्रा में आपका ध्यान केंद्रित करेंगे और then you will be able to shine. You could be a sports person, nothing wrong. Everybody doesn't have to be in politics or in social work. You can become a sports person. You can become a businessman. और काका जी तो आपको बताएंगे उसके बारे में कि किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा एक एम्पायर which he created. लेकिन फिर भी एक उनसे और भी आप बात सीखिए कि उन्होंने पैसा कमाया, धन बहुत कमाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने समाज का विश्वास कमाया। समाज के प्रति उनका जो धारणा रही है, उसके कारण सबको लगता है कि यदि काका जी कुछ करें तो सही होगा। तो इसलिए हमें समाज में भी रहेंगे, सामाजिक क्षेत्र में रहेंगे, राजनीति में रहेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगे, बिजनेस भी करेंगे,
लेकिन ये सभी क्षेत्र में काम करने के समय या प्रोफेशनल बनेंगे, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जो भी आप बनेंगे, लेकिन कुछ भी बनेंगे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिसको आप कभी भी नजरअंदाज नहीं करिए। सबसे पहली बात, never forget your mother, which is actually your biological mother, जिसको माँ कहते हैं, और दूसरी माँ है भारत माँ, उसको भी कभी ना भूलिए। ये दोनों को भूलेंगे तो शायद हमारी जिंदगी में हम कुछ खो पाएंगे। साथ साथ में इस बात को भी ना भूलिए कि कुछ भी हम करते हैं तो उसकी वजह क्या है। एक तो ऊपर से भगवान के आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता। हमारी जो तालीम होती है, शिक्षा होती है, उसके कारण भी हमको कुछ पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है, लेकिन साथ में क्योंकि हमें समाज में है, इसके लिए हमको कुछ मिलता है। तो समाज के प्रति जो दायित्व की भावना है, उसका कारण सिर्फ भावना इसलिए नहीं है, वो असलियत है, रियलिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी आप करेंगे लेकिन समाज को कभी नहीं भूलिए, और समाज के प्रति आपका जो देन, आपको जो लोन है, कैलकुलेटेड योर डेट टुवर्ड्स सोसाइटी, दैट आल्सो यू शुड नेवर फॉरगेट एंड repay it with interest. You should try to do that. And when you do that, you will find it some very amazing thing happening. आपको लगेगा कहीं ना कहीं से आके कोई आपको मदद कर रहा है। आप सोचेंगे आपको तो मैंने पहले कभी मिला नहीं, तो आप मुझे ये क्यों कर रहे हैं? तो उसकी वजह यह है, ये जो कॉस्मिक फोर्सेस होते हैं वो ऐसे ही ऑपरेट होते हैं। आपने किसी का कुछ अच्छा किया तो वही आदमी आपको वापस आके अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं से आपकी अच्छाई की, भलाई का आपको जरूर उसका लाभ कहीं ना कहीं से ईश्वर के द्वारा आपको प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए जो दिस इज द कॉस्मिक लॉ, तो कॉस्मिक फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए हमको ये भी करना चाहिए कि समाज के प्रति हमें हमेशा अपना दायित्व को भूलना भी नहीं चाहिए, और उसके प्रति और जितना कर सकते करना चाहिए। तो काका जी आपको बताएंगे, उन्होंने वो कभी इसके लिए दान नहीं करते कि उनको कुछ और मिलना चाहिए, लेकिन उनको आपको कहेंगे उससे दिल को तो बहुत सुख तो मिलता है, लेकिन वो भी आपको कहेंगे कि कहीं ना कहीं से उसका आशीर्वाद या तो उनको मिलते होंगे, उनके पोते को मिलते होंगे, उनके बच्चों को मिलते होंगे, जरूर मिलते हैं। इसलिए मैं आप सभी युवा लोगों को कहूंगा कि आपने इस जो कार्यक्रम में सम्मिलित होने का जो निर्णय किया, वो इसके लिए बधाई भी देता हूँ। और आपको कहता हूँ, आप ऐसी कुछ चीज सीखे, टेक्निकल इंफॉर्मेशन। इफ यू डिसाइड टू बिकम डॉक्टर, यू हैव टू गो टू मेडिकल स्कूल। इफ यू डिसाइड टू बिकम अ लॉयर, यू हैव टू गो टू अ लॉ स्कूल। इफ यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन यू हैव टू जॉइन द कोर्स विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब टेक्निकल इशू है, लेकिन उसके राजनीति में जाने तो उसको और कुछ पढ़ाई करनी होगी, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं भी जाएंगे समाज में या राजनीति में या आप बिजनेस में, जो आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी और उसका लाभ भी होगा, वो है जिसका मार्गदर्शन आपको दिशा फाउंडेशन के द्वारा आज और अगले 2 दिन होने वाला है। वैसे देखा जाए तो मैं भी आने वाला था, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ पाता, मैं भी कुछ सीख पाता, कुछ समझ पाता। ये मेरा नुकसान है कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन मुझे मालूम है, विश्वास भी है कि मुझे ये मौका जरूर मिलेगा, और मैं जब मिलेगा तो मैं आके आपसे कुछ पढ़ने की, सीखने की कोशिश भी करूंगा। और दिनेश भाई, मुझे विश्वास है कि आज आपने हमको लीव ऑफ एब्सेंस दी है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप मुझे दोबारा मौका देंगे कि मुझे सूरत आने का तो मैं हमेशा चाहता हूँ। सूरत आने के लिए खूब मौका मिले, मैं आने I was just waiting for the opportunity. Unfortunately, I had accepted the invitation and I was really looking forward to coming. But मैंने दिनेश भाई को बताया कि मेरी क्या परिस्थिति के कारण मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं जरूर आऊँगा फरवरी मार्च में, और आप सबको मिलूंगा। काका जी के घर में खाना भी खाएंगे और उद्योग देंगे। उस समय मार्च में मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, इस एक उद्योग का अभी तो समय है, लेकिन और सूरत में उद्योग तो सबसे फेमस है। मेरी बहू भी वैसे ओरिजिनली सूरत की है, इसलिए मैं वैसे कह रहा हूँ कि सूरत की जो खूबियाँ है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे मालूम है और बहुत सारे लोग आप सबको संबोधित भी करने वाले, उनका मार्गदर्शन भी आप पाएंगे, और ऐसे लोग हैं जिनसे आप कुछ सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं और ज़्यादा बात न करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, और न आने के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि वापस आने का मौका भी मिलेगा, और साथ में बैठ के बातचीत भी करेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे, और हम सब लोग मिलकर काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल आ बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ जिनके प्रश्न होंगे वो आप लोग तैयार कर सकते हैं। किसी के प्रश्न है तो आप कीजिए। मैं 2 मिनट दिनेश जी सर को देता हूँ। हाँ प्लीज।
सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दिनेश जी, आपके मुश्किल समय में भी कुछ समय निकालकर हमसे बातचीत का, संवाद का आपने दोनों बढ़ाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका एक सेशन और भी है, सभी MSME और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे कुछ 300 350 लोगों को बुलाया है। हाँ तो वो भी आपका सेशन शायद 5:30-6 बजे रहेगा। कोई बात नहीं, मैं उसमें ही सम्मिलित होगा। और आज यहाँ जो शिक्षार्थी आए हैं हाँ उसमें से 2-3 प्रश्न लेंगे। हाँ हाँ, मैं रोहित जी को देता हूँ। आपने गोविंद काका के बारे में बहुत किया है, तो गोविंद काका भी कुछ बताने वाले हैं। अश्विन भाई भी आए हैं, वो भी कुछ बताने वाले हैं। आपका धन्यवाद। जिसके भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आपका नाम और प्रश्न आप दोनों हेलो सर, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम धार्मी वाघाणी है और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अभी GEC सूरत में पढ़ती हूँ, 2nd ईयर में। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपके तजुर्बे से कि एक स्टूडेंट को अपनी जो कार्यकाल है, जो पढ़ाई का समय, जितना टाइम वो पढ़ता है, तो उस समय पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, वो मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहूँगी। देखिए, ये एक रियली सही बताऊँ ना तो ये बहुत ही अहम बात है। और ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, इसकी जो कमियां हैं, इसमें से एक ही कमियां ये है कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी और जो संस्था से हम पढ़ाई प्राप्त करते हैं, उस संस्था का जो रिश्ता होना चाहिए, शिक्षा देने वाले, शिक्षा प्रदान करने वाले जो हमारे गुरु जी होते हैं, उनके साथ में और विद्यार्थी के साथ में जो संबंध होना चाहिए, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि गुरुकुल के समय में क्या स्थिति होती थी। तो गुरुकुल के समय में गुरु और शिक्षक के बीच में जो संबंध था, वो संबंध इतना दूर हुआ करता था कि शायद माता पिता से भी ज़्यादा वो उससे प्यार भी करता थे और अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार टीचर उसके साथ करते थे। और शिक्षार्थी को भी ये लगता था कि मेरे माता पिता से भी ज़्यादा प्रिय मेरे गुरु है। ये रिश्ता नहीं रहा, ये दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए आपने जो सवाल किया कि विद्यार्थी को अपने एक शिक्षा काल में क्या करना चाहिए, तो ये इसलिए सवाल पैदा होता है क्योंकि शायद आपको उसके बारे में जो अवगत करना चाहिए वो अवगत किया ही नहीं जाता। जो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली है उसमें, व्हेन यू गो जॉइन द स्कूल, देयर आर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। स्कूल या कॉलेज में, जहाँ भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अपने पास एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जरूर होता है कि आपका कैंटीन यहाँ पे है, आपको फी यहाँ पे देनी है, आपके क्लास की शेड्यूल ये रहेगा। लेकिन आपको ये बताया नहीं जाता है कि आपको एग्जैक्टली what is the role of a student into this entire process of acquiring knowledge. And what I'm saying is the question that you're asking me is so pertinent, क्योंकि ये लगता है तो बहुत easy, एकदम solid, एकदम too simplistic, but this is the core of a problem, that the student doesn't know what he is supposed to be doing during the course of his learning in the college or a school, and the education institutions are also not designed to actually cater to the needs of that particular student. So this is a very big issue. I will suggest you something. You know, when you join the college and a school, we are now doing engineering. So basically, technical knowledge you must gain for sure. And today you are so fortunate, I'm telling you, because many times you will see for yourself that what teacher is teaching you, you know it more than him or her, for the reason that you are acquiring more knowledge through many other sources, which probably the teacher is now also concerned by the fact that he has to teach you something which is given in the curriculum. Whereas you can acquire knowledge from any source. So this is a big disconnect and also a challenge for a teacher. कि बाबा मेरे students are more knowledgeable than me, and that's why you may think, what is that I'm doing here sitting in the class? I know more than the teacher what he's talking about. But I would tell you something. This being the case, I accept that. But at the same time, what you should do as a student is use this time as a student to acquire yourself not only with knowledge and information, but also with sanskars.
which are extremely important and which will be very invaluable for you in the life ahead of you. I know it is actually speaking very ritualistic, our education system. You have to go to college, then you have to mark attendance, and there will be some exams over a period of time. There are some schools which actually conduct like an ongoing exam. So the evaluation of what you have studied happens on almost like a real-time basis, whereas some others have periodicity of that evaluation method. But for you, it's an opportunity for you to actually focus on this particular aspect, but also learn something more than that. Besides your technical knowledge, you also get something which you are interested in. Because this education is your source of livelihood, maybe it's going to be your career, but there is going to be a much bigger calling in life. Career is something different. Profession is something different. Calling is something different. Vivekananda, Swami Vivekananda, he had a calling. He was actually a very good singer. But his calling was he wanted to be, he said, this life is not meant for me. I want to be into spiritual life. That's why he went to Ramakrishna Paramahansa, and Ramakrishna Paramahansa was a pujari of a temple. So he went there, the temple of the tradition of singing, bhajans. He went to that temple and started singing. And then Swamiji said, you should be a singer. He said, no, my calling is not to be a singer, my calling is not to be in business. Calling is to be something like this. So my dear friend, you are engineering student, understand what is the calling that you have. Which calling will come from inside you. You know what your heart is telling you, what your mind is asking you to do. Have to pursue that. That's what there is a Paulo Coelho, one of the very famous author. He's actually a Brazilian, but he writes in Portuguese. But his novels are written in many places, where he talks about follow your heart. So I think you should really try to understand during this period as a student, what is that your heart is dying for. तो कहते थे ना, दिल मांगे मोर, वो जो कोक की एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन आपका दिल क्या मांग रहा है, ये आप ही को पता चलेगा. एंड दैट इज द कॉलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. जो दिल की जो हमारी what we want, that is the calling you should think about. That is the calling Vivekananda followed. So you should try to follow that. But don't ignore studies. But while you study, also do something more than that, as I told. Thank you. और मैं चाहूँगा, आपसे आग्रह भी करूँगा कि ऐसे ही युवाओं के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आप यहाँ जल्द प्रत्यक्ष सूरत में आएंगे तो हमें और भी मौका मिलेगा. और आप कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ सर. तो हम 6:30 बजे पुनः आपके साथ जुड़ेंगे सर, व्यापारियों के साथ मीटिंग में. अभी हम आगे यहाँ के कार्यक्रम की रूपरेखा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. धन्यवाद.